बेटा मैंने आपको ये होमवर्क करने दिया था, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? बताओ, सॉल्व किया किसी ने? हम्म, बोलो, माइक ऑन करके बोलो, चैट में बोलो, कहीं भी बोलो। ये क्वेश्चन सॉल्व किया? एनीवन? अरे कुछ तो बोलो। शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब था, करा किसी ने ये सॉल्व क्वेश्चन? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बताओ बेटा, होमवर्क अरे कोई बोलो तो सही, होमवर्क दिया था, करा ये सॉल्व किसी ने? एम आई नॉट ऑडिबल टू यू? हम ऑडिबल हैं। तो किसी ने क्वेश्चन ट्राई नहीं किया ना? हम कर रहे हैं, अभी जस्ट ज्वाइन ही हुआ है। अरे मैंने होमवर्क में दिया था पिछली बार। चलो छोड़ो, उसे करके लाना, मैं जब तक नहीं करूँ तब तक तुम करके नहीं लाओगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी एकदम से भूल जाओ कि टीआईआर क्या है। जस्ट ऐसे ध्यान दो कि एक इंटरफेस बना हुआ है ये, जिसके ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है। ठीक है, और मैं इसको गुड यहाँ इवनिंग पे, मैम। गुड इवनिंग रवि। मैम क्या करा दिया आपने अभी? नहीं नहीं, यही स्टार्ट हुआ है टीआईआर, कुछ नहीं कराया, मैं वेट कर रही थी ना 35 तक आप लोगों का। ओके, तो अभी आप सब भूल जाओ कि टीआर वगैरह कुछ है, बस ऐसे समझो कि एक इंटरफेस है जिसके ऊपर रेयर मीडियम है, जिसके नीचे डेंसर मीडियम है, और मैंने किसी एंगल पे एक लाइट रे इंसिडेंट कराई है डेंसर से रेयर की तरफ। ठीक है बेटा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमें पता है जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, तो ये कोई उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहा होगा। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिया। ओके, अब जब थोड़ा सा एंगल और बढ़ा देंगे तो आप क्या देखोगे कि रिफ्रैक्शन का एंगल और बढ़ जाएगा, है यस ना? मैम। और इस तरीके से अब सोचो आप और एंगल बढ़ा दो, तो बेटा एक एंगल ऐसा आएगा ना जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। यस मैम। बोलो, इस कंडीशन को बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। ठीक है, और बेटा इस ग्रेजिंग, जब ग्रेजिंग इमर्जेंस होता है, यानी कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैम इंसिडेंट आवाज एंगल कट होता रही है है उसे आपकी। बोलते हैं, आवाज कट। नहीं ओके मैम, सही है बिल्कुल। रवि, एक बार आपने रिफ्रेश करके देख लो बेटा। तो जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंसिडेंट एंगल होता है, यानी कि जो यहाँ पे आईसी करके मेंशन है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब बेटा अगर मैं इस आईसी से ज्यादा एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट करूंगी, अब क्या होगा? लाइट उसी मीडियम में वापस हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमने अब क्या किया, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल दे दिया लाइट इंसिडेंट एंगल को। तो अब इंसिडेंट एंगल में जब हमने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंट पे कराया, मतलब इंसिडेंट कराया लाइट को, तो क्या होगा, वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। और इस चीज को बोलते हैं टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंटरफेस होने के बावजूद भी लाइट उसी मीडियम में वापस हो गई। और टोटल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लगभग लगभग 100% लाइट इस कंडीशन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि कंडीशंस क्या क्या हैं जिसमें टीआईआर हो सकता है, कि कंडीशंस ऑफ टीआईआर, तो कंडीशंस ऑफ टीआईआर है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो क्रिटिकल एंगल से, राइट, और दूसरी चीज लाइट डेंसर से रेयर ट्रेवल करनी चाहिए, दैट्स इट। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो लाइट टीआईआर शो करेगी। रेयर टू इज इट ओके? डेंसर टू रेयर लाइट। ठीक है, देखो मैं यस आपको मैम। एक चीज और लिखवाती हूँ यहाँ पे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है क्रिटिकल एंगल से, तब बेटा रिफ्रैक्शन होगा, जैसे कि आपके केस फर्स्ट और केस टू में हो रहा है। देखो इन दोनों केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है क्रिटिकल एंगल से, तो हमें रिफ्रैक्शन देखने मिल रहा है। ठीक है, अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाए क्रिटिकल एंगल के,
तब बेटा ग्रेजिंग इमर्जेंस देखने को मिलता है, राइट, विच इज योर थर्ड केस। ओके, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तब हमें TIR शो होता है। इज इट ओके, राइट? तो आप ma'am. ध्यान रखना, ये फर्स्ट और सेकंड केस रिफ्रैक्शन का है, थर्ड केस ग्रेजिंग इमर्जेंस का है, और बेटा फोर्थ केस आपका TIR है। ये जो मैंने अभी लिखवाई है ना चीजें, रिफ्रैक्शन, ग्रेजिंग इमर्जेंस, TIR, इनका यूज करने वाले हैं हम आगे क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखना इस चीज का। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये वाला करके बता दो फटाफट से। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना जरा, यहाँ पे एक स्लाइड ऐड होनी है, इसे कैसे कर दिया? अब देखो, हमने क्रिटिकल एंगल की बात करी। अब अगर क्रिटिकल एंगल हमें कैलकुलेट करने को आ जाए तो कैसे करें? कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो बेटा क्रिटिकल एंगल की सिचुएशन क्या होगी? दिस इज डेंसर, दिस इज रेयर, और लेट्स सी दिस इज द नॉर्मल। यहाँ पे हमने लाइट रे इंसिडेंट कराई और ये क्रिटिकल एंगल है। इस केस में लाइट क्या होती है? सरफेस से पास हो जाती है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है, ठीक है। आप ऐसा बोल दीजिए कि रेयर मीडियम जो है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है और डेंसर मीडियम का μ2 है, ठीक है। बेटा आप स्लो लगा सकते हो इंटरफेस पे, यस जल्दी बताओ क्या आएगा। मैं बताया था जो भी रिफ्लेक्टिव, यस लगा सकते हाँ, हैं। जो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ले लो साइन Sin में। R. हाँ, ठीक है, यही आएगा बेटा। साइन R 90 डिग्री, मतलब साइन 90 इज 1, तो आपके पास आ जाएगा साइन IC इज इक्वल्स टू μ1 ओवर μ2। कूल, IC इज साइन इनवर्स μ1 ओवर μ2, गिवन बाय ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, μ1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम का और μ2 है डेंसर मीडियम का, मतलब μ1 का वैल्यू कम होगा μ2 से, राइट? बोलो, μ1 का वैल्यू कम Yes, होगा ma'am. μ2 से, है ना। इस चीज को आप एक तो इस बात से समझ सकते हो फिजिक्स से कि μ1 रेयर मीडियम के कॉरेस्पॉन्डिंग है इसलिए कम होगा। दूसरा आप ऐसे समझ सकते हो मैथ्स के परस्पेक्टिव से, बेटा साइन IC यानी कि साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा 1 से मतलब या तो 1 के बराबर होता है, 1 से छोटा होता है। अगर हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो सोचो 90 डिग्री का केस बन जाएगा, यानी कि याद है ना वो नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस जिसमें रिफ्रैक्शन होता ही नहीं, अनडेविएटेड पास हो जाती है, तो वो तो केस हमको नहीं चाहिए। इसीलिए आप ऐसा बोल सकते हो कि μ1 बाय μ2 का जो ये फ्रैक्शन है ये छोटा होना चाहिए 1 से। तो यहां से भी आपको यही कंडीशन मिलेगी, जैसे भी आपको समझ आए वैसे आप समझ लो। बस जब भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना कि IC निकालने के लिए ऊपर छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा और नीचे बड़ा वाला आएगा, ठीक है। जैसे भी आपको याद रखना हो वैसे याद रख लो, ठीक है। चलो अब आप फटाफट से ये वाला क्वेश्चन करके बता दो मुझे, ठीक है। बताओ। मैम IC इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। 2/3, बहुत मैम. सही। सभी का आ रहा है ये? Yes, ma'am. यहाँ पे मैम आराम बट से। इसके आगे कैसे बढ़े? हाँ मैं बताती हूँ, देखो अगर आपको क्वेश्चन में ये वैल्यूज नहीं दी हुई है, ठीक है, तो आप यहीं पे छोड़ दो, आपको ऑप्शंस इसी फॉर्म में दिए होंगे। अगर वैल्यू दी हुई तो ऑब्वियसली आप पुट कर सकते हो। देखो बेसिकली ये है ग्लास एयर इंटरफेस, ठीक है, और हम आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें ये ग्लास इंटरफेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो प्रिज्म भी ग्लास का, लेंस भी ग्लास का, समझ रहे हो। तो मैं आपको वैसे कोई डेटा याद करने बोलूंगी नहीं, बट मैं यहाँ आपको बोल रही हूँ कि आप इसको ध्यान रखना, दिस इज 42 डिग्री, ठीक है। साइन इनवर्स 2/3 इज 42 डिग्री। ऑल्दो ये सारी वैल्यूज आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन होती हैं, बट अगर आप इतना डेटा याद कर लोगे तो कोई हार्म है नहीं इस चीज में, ओके। IC इज 42 Yes, डिग्री। ma'am. ध्यान रखना
किस 42 53 एंड ये केसेस तो याद है, बट मतलब कुछ और आ गया तो दिक्कत नहीं हो नहीं जाएगी कुछ ना। आएगा तो बेटा वैल्यू गिवन हो गया आपको उस चीज की, ऐसा कोई पूरा आपसे चार्ट याद नहीं करा सकते, बहुत बड़े बड़े चार्ट होते हैं वो। ठीक है, अगर जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 दिया हुआ है तब ये क्रिटिकल एंगल है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज तो क्रिटिकल एंगल चेंज, समझ गए? चले आगे, ये क्वेश्चंस करो, हाँ। ये रे डायग्राम कंप्लीट करो। देखो ये एक ग्लास है, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री, एक लाइट रे इंसिडेंट हुई है 42 डिग्री पर, इस तरीके से। अब आप इसका पूरा रे डायग्राम पूरा करके बताओ मुझे आगे कैसे ट्रेवल करेगी ये। चलो ये वाला केस मैं कर मैम देती इसके बाद अब ये लाइट 90 डिग्री पे सरफेस पे चलेगी। हूँ। नहीं, ये आपको ऐसे लगा होगा ना कि आपको आपने इसे इंसिडेंट एंगल कंसीडर कर लिया, बट बेटा इंसिडेंट एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल हेयर। आपने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, इफ दिस इज 42 डिग्री एंड दिस एंटायर एंगल इज 90 डिग्री, तो बेटा ये एंगल कितना आ गया 90 माइनस 42, राइट, विच इज 48 डिग्री। देखो ये 88। ग्लास एयर इंटरफेस है, और यहाँ मैंने कहीं लिखा नहीं है, यहाँ पे जितने भी ग्लासेस है ना उनका सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। ठीक है, तो आपको पता है कि क्रिटिकल एंगल कितना होता है 42 डिग्री। अब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यस मैम। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो TIR होता है, यानी कि यहाँ से लाइट रे कुछ इस तरीके से TIR शो करेगी एट द सेम एंगल 48 डिग्री। कूल। अब जब यहाँ पर हम आए तो हमने क्या यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया। मैम 48 डिग्री क्यों होगा? बेटा 90 माइनस 42, सॉल्व कर लो, इतना ही आएगा। नो नो, नहीं मैम, जब ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो भी 48 कैसे है? ये वाला यस हम्म मैम। बेटा ये TIR हो गया, TIR यस इज मैम। व्हाट, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन वाली बातें तो यहाँ पे लागू होंगी। ठीक है, ओके मैम। ओके फाइन। ठीक है, यहाँ पे अब एक बात बताओ, ये 90 डिग्री का पूरा 90 डिग्री है, दिस इज 48 डिग्री, दिस मस्ट बी 42 डिग्री, और यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी से आप लगा दोगे दिस इज 48 डिग्री। इतनी चीज किसी को दिक्कत हुई? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, सरफेस और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री होगा ये। ठीक है, दिस इज 48, दिस इज 42, बेटा 42 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की, और ये एंगल आ गया 48 डिग्री। अगेन यहाँ पे एक नॉर्मल बन रहा है, तो सरफेस और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि ये यहाँ पर 42 डिग्री से इंसिडेंट कर रही है, बेटा क्रिटिकल 42। एंगल से कर रही है। इस बार ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा, लाइट इस सरफेस के कॉरेस्पॉन्डिंग इस तरीके से चली जाएगी। इज इट ओके? Yes, ma'am. यस मैम। ओके फाइन। अब आप क्वेश्चन 2 करके दिखाओ फटाफट से, ये वाला। सबका मैंने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 3/2 है, ठीक है, तो आप ये वाला डेटा यूज कर सकते हो। मैम इंसिडेंट रे नॉर्मल है। हाँ देखो नॉर्मल है, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, ठीक है, आपको गिवन है, ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है। अब आगे बताओ आप। देखो ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस का केस यस मैम। है ना, ऐसे सीधा चला जाएगा। अब यहाँ पे जाके आप नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, इट हैज टू बी 45 डिग्री। इफ दिस इज 45 डिग्री, अगेन दिस इज Yes, गोइंग टू ma'am. बी 45 डिग्री, क्योंकि सरफेस और नॉर्मल के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। अब ये लाइट रे देखो 45 डिग्री, Yes, अगेन ma'am. क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो गया, मतलब TIR करेगी। ठीक है, तो 45 डिग्री से ही चले जाना चाहिए इसको, ये पूरा 90 डिग्री है, इसके मिड से कुछ इस तरीके से चले जाना चाहिए, राइट। ये देखो यहां तक आई,
दिस एंगल यस मैम 45 डिग्री। अब एक बार बताओ बेटा, ये एंगल 45 डिग्री है तो मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री हुआ। सिंपल सी बात है। दिस इज Yes. 45, दिस इज यस 45, मैम इट हैज टू बी 90 डिग्री, यानी कि लाइट रे अब नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है तो अनडेविएटेड पास हो जाएगी। ओके, सीधी बाहर चली गई। सीधी बात चली जाएगी। सही है। Yes. ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, फटाफट मतलब इसका स्क्रीनशॉट रख ही लो तुम लोग। और तुमने पिछला होमवर्क करा जो मैंने दिया था, जो बच्चे बाद में आए हैं, याद है कोई होमवर्क दिया था मैंने? हम्म, रवि, अक्कू, हो तुम सब यस लोग? मैम याद है बेटा कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने? ये वाला करा है इसको सॉल्व? क्या आंसर आ रहा है? देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, तुम नहीं करोगे तो ऐसे चले जाएंगे। मैं जब तक प्रोवाइड नहीं कराऊंगी इनके सोल्यूशन, जब तक तुम मुझे अपना नहीं करवाओगे कि हमने करा था, इतना हो गया, इतना नहीं हुआ। बस याद रख लो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है, होमवर्क में है। 90 डिग्री, दिस इज ग्लास, और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3/2। 3/2 सॉल्व करके बता देना, ठीक है। जिसको भी डाउट आ रहा है ना इन क्वेश्चंस में, मुझे यस फोटो भेज देना व्हाट्सएप पे सॉल्व करके कि मैम यहाँ पे इतना हो गया, इतना रह गया। लिटरली अगर तुम्हारा गलत भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें बताने में शुरू से, और अगर तुम कर ही नहीं रहे हो तो बेकार में मेरा क्या ही क्वेश्चन सॉल्व करूँ तुम्हें। देखो, फाइंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। एक प्रिज्म दिया हुआ है, ठीक है, 60 डिग्री 60 डिग्री के एंगल्स है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है, तो क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री लेकर मत चलना। ओके, और एक चीज और दी हुई है, ये तो आपको खुद में निकालना है, चलो निकालो आपका। बताओ, क्या आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड निकाल सकते हो बस इस डेटा से? एक चीज यहाँ पे और मिसिंग है, जरा एक मिनट में ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे डायग्राम हो रहा है। ये इस तरीके से ग्रेजिंग इमरजेंस कर रही है लाइट रे, ठीक है, यहाँ पर, समझ गए? हम्म, बताओ निकाल सकते हो क्या? हम देखते हैं। देखो, चलो देखो एक चीज फटाफट से देखते हैं। इफ दिस इज 90 डिग्री, इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। इसमें जब अब वो लगाएंगे आईसी इक्वल साइन इनवर्स में क्या लगाएंगे, व्यू ऑफ ग्लास अपॉन में लिक्विड का। मैम रे तो 30 डिग्री पे इमरजेंट होगी। नहीं नहीं नहीं, 60 डिग्री नहीं 60 देखो डिग्री 90 डिग्री पे जा रही है ना? मैम नहीं मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 के आसपास होगा। हाँ, मैम क्रिटिकल एंगल आसपास में 60 होगा ना यहाँ पे। हाँ, क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री होगा। देखो दिस इज 60, दिस इज 90, इट हैज टू बी 30 डिग्री, ठीक है। यस यहाँ मैम आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, बेटा नॉर्मली पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। अगर एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा इतना एंगल 30 आया है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। अब मैंने क्या यस देखा मैम कि 60 डिग्री पर मुझे रिफ्रेक्शन 90 डिग्री मिल रहा है, तो यानी कि क्रिटिकल एंगल है मेरा 60 डिग्री, 60 क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो, फॉर्मूला याद ना है वैसे, क्योंकि देखो इसमें तो हमें पता ही नहीं चल रहा ना कि √2 छोटा है कि बड़ा है, तो ऐसे केस में आप इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ना के लेट से, इस के पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा दो। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको स्नेल्स लॉ लगाना है तो जिस मीडियम को आप उठा रहे हो, जैसे सपोज मैंने प्रिज्म उठाया पहले, इनटू करा दो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को। तो देखो प्रिज्म में 60 डिग्री बन रहा है ना, यहां रख दो, ठीक है, दिस इज आईसी। अब लिक्विड में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है, यानी कि साइन ऑफ आर, ठीक है, विच इज 90 डिग्री। बस
अब देखो अब आपको कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला का, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल दो, है ना। फटाफट से निकालो, साइन 60 डिग्री is equals to mu of liquid upon mu of prism. Sin 60 is √3/2. Mu of liquid आपको रूट find out √2 करना आ है। जाएगा, हाँ, तो आपका mu of liquid आ रहा है √3। 3/√2। ठीक है, इजी था, यस मैम। समझ रहे हो। कभी भी आप फॉर्मूला भूल जाओ, स्नेल्स लॉ लगाना मत भूलना, वो तो बड़ा बेसिक सा है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उठाया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का साइन लिख दो, इज इक्वल्स टू दूसरे मीडियम के साथ ही कर दो। ठीक है, चलो अब एक बहुत बढ़िया सा एक कंडीशन पढ़ते हैं, TIR की ही है, और फटाफट से इसे कंप्लीट करते हैं। देखो किसी वाटर में, ये वाटर है, ठीक है, यहाँ पर एयर है, देखो नीचे एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, जिससे लाइट रेज आ रही है। अब लाइट रेज ऑब्वियसली इसी तरीके से बाहर है, जैसे व्हाइट यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही हैं, सही बोल रहे हैं। देखो ये एंगल 90 डिग्री है, यानी कि अनडेविएटेड पास हो जाएगी, बाकी सारी किसी ना किसी एंगल पे जा रही है। अब किसी एंगल पे जाएगी तो कोई ऐसे निकली, कोई कैसे निकली, एक एंगल ऐसा आएगा ना जिसमें ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आप क्रिटिकल एंगल बोल दोगे। यस मैम। अब इसके आगे जितने भी होंगे वो सब क्या करेंगे, TIR करेंगे, राइट। यस मैम। सिमिलरली आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे, ये बाहर आएगी और एक एंगल होगा जो इस तरीके से चली जाएगी और बाकी सारे इधर आ जाएंगे। ठीक है, अगेन दिस एंगल इज गोइंग टू बी IC। ठीक है, तो आप एक इमेजिन करके देखो ये चीज कि लाइट तो सिर्फ, एक मिनट में इंक चेंज कर देती हूँ, कि लाइट तो सिर्फ इतने एरिया से बाहर आ रही है ना, ये बोलो है ना, सिर्फ इतने एरिया से बाहर आ रही है बेटा। इस एरिया को ही, इसी सर्कल को बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, विच इज इल्यूमिनेटेड, जो अगर हिंदी में बोलूं तो जो मतलब जिससे रोशनी बाहर आ रही है या जो रोशन है, दैट इज दिस सर्कल। ठीक है, इट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, अब ये जो कोन है ना, इसको मैं बाहर बना देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि हमें समझ में आ जाए। एक मिनट, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। यहां से ग्रेजिंग इमर्जेंस ऐसे हमको शो हो रहा है, दिस इज द सेंटर। ठीक है, अब लेट्स से कि ये चीज, दिस डिस्टेंस इज h, ठीक है, ये वाली चीज, ओके, ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, और बेटा ये हो जाएगी आपकी इस सर्कल की रेडियस। ठीक है, यहां से बताओ R/h tan IC के बराबर होगा। इफ दिस इज IC, दिस इज 90 डिग्री, इट इज गोइंग टू बी tan IC। ओके, अभी आपने साइन IC का फॉर्मूला निकाला था, छोटा वाला मीडियम इज एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है। लेट्स से वाटर का म्यू है, तो साइन IC इज 1/μ। बेटा अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहूं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें ये एंगल IC और इसका साइन थीटा 1/μ है, यानी कि P/H इज 1/μ। दिस इज 1, दिस इज म्यू। बेटा आप यहाँ पे लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, तो बेस आ जाएगा μ² - 1। यस मैम। ठीक है, अब इस ट्राइंगल से आप tan IC का वैल्यू निकाल दो। tan IC इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस मैम। ठीक है, ये भी tan IC का वैल्यू, ये भी tan IC का वैल्यू, दोनों को कंपेयर कर दे, तो यहां से बेसिकली आपको फॉर्मूला मिल जाएगा R इज इक्वल्स टू H/μ² - 1। ओके, बोलो, मिल गया। अब आपको मिल गई है रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अगर आपको एरिया निकालने बोले कि क्या एरिया है इल्यूमिनेटेड, तो आप निकाल सकते हो ना πr² से। यस। ठीक है, तो इससे ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते। हाँ जी मैम, ये वाटर फाइलेंट है, निकाल क्यों रहे हैं ऐसे, ऐसा ऐसा क्यों निकाल रहे हैं जी मैम? बेटा? क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, इसलिए इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे। वो पूछ लेगा कि इल्यूमिनेटेड रीजन का एरिया कितना है,
या फिर सोचो कभी स्विमिंग पूल वगैरह आप जैसे कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, आपने वहां पे सोर्स ऐसे लगाए पॉइंट सोर्सेस, तो मतलब आपको तो क्या ही, खैर आप तो ऐसे मतलब एंजॉय कर लोगे, पर अगर किसी को सोचना हो कि कितने एरिया से लाइट रे बाहर आएगी, कितना एरिया एलिमिनेटेड रहेगा, कितना डेंजर रहेगा, तो वो सब चीजें आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो बोलो। मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से। एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से करो। मैं क्वेश्चन बोल के दिखाऊंगी, सुना मतलब समझ में आ रहा है? ये बोला है कि अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट 8 सेंटीमीटर बिलो अ ग्लास स्लैब। ठीक है, जरूरी नहीं है पानी में डुबा रखा हो, दूसरा मीडियम दे दिया आपको, ग्लास स्लैब। और आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द एरिया थ्रू विच लाइट इमर्जेस। ठीक है, मतलब वही है कि कौन सा एरिया इल्यूमिनेटेड होगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फटाफट से सॉल्व कर दो। अगर किसी का कुछ आ रहा है तो वो भी बता दो। सी आ रहा है। सी आ रहा है, वेरी गुड। पर देखो एक ही क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, सिंपल, हमारे पास एक ही चीज है ना, आर इज इक्वल टू एच अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। कूल। एच दिया है 8 और म्यू स्क्वायर दिया हुआ है 5/3। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। इसको सॉल्व करोगे कुछ इस तरीके से, 8 अपॉन √16/9 आएगा, अंडर रूट हटाओगे तो 4 × 3, इट इज गोइंग टू बी 6 सेंटीमीटर। ये एरिया आ गया, मतलब सॉरी रेडियस आ गई। रेडियस इज पाई आर स्क्वायर, पाई के टर्म्स में दे रखा है तो वैल्यू पुट करने की जरूरत है नहीं। 6 का स्क्वायर इज 36। सिंपल, इजी। ठीक है। हम्म, राइट दिशा। तो फटाफट से 2 एप्लीकेशन टीआईआर की डिस्कस करते हैं, बड़ी प्यारी सी हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिराज, जिसे धोखा भी बोल सकते हो, और अगर प्रॉपर हिंदी वर्ड बोलूं तो मृग तृष्णा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मृग तृष्णा। ये यूजुअली हॉट डेज में या समर के डेज में डिजर्ट वगैरह में वहां पे देखा जाता है। ठीक है, ऐसा लगता है ना कि जब कभी सुना होगा कि जब भी जैसे कोई रेगिस्तान में घूम रहा है तो उसको प्यास लगती है, उसको हर जगह पानी दिखाई देता है। ठीक है ना, उधर जाता है तो पानी नहीं होता, वहां पे रेती होती है। तो ऐसा क्यों दिख रहा है? मतलब इतना इंसान नहीं बोराया है कि उसको हर जगह पानी पानी दिख रहा है। तो इसका एक पूरा फिजिक्स है और वो टीआईआर पे बेस्ड है। ये देखो, बहुत सारी एयर लेयर्स होती है ना, तो लेट्स से दीज आर द एयर लेयर्स, यानी कि लेयर ऑफ एयर। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे डेजर्ट है सपोज, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड। अब जो बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ये ग्राउंड लेयर बहुत ज्यादा गर्म होगी, यानी कि इसके पास वाली जो एयर लेयर होगी वो ज्यादा टेम्परेचर होगा उसका। ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो बेटा आप ऐसे समझो कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे पार्टिकल्स का रैंडम मोशन इंक्रीज करता है। केटीजी याद है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, यानी कि पार्टिकल दूर दूर मतलब मोशन करेंगे। ठीक है, रैंडम मोशन रहता है। तो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे जो मीडियम का रेयरनेस है वो इंक्रीज होती है। बेसिक सा मीनिंग है कि जो लेयर ग्राउंड के पास होगी दैट वुड बी रेयर एंड इट वुड बी डेंसर। ठीक है, रेयर एंड डेंसर। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक ट्री है। कूल। यहाँ पर कहीं पर आप हो ऑब्जर्वर। ठीक है, देखो एक लाइट रे तो बिल्कुल ऐसी सीधी जा रही है इसकी आंखों में, इसको बिल्कुल सामने ट्री दिख रहा होगा। एक इमेजिन करो किसी एंगल पे यहां स्ट्राइक करती है, अब ये लाइट डेंसर से रेयर आ रही है। ठीक है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, हमने और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया देखो, फिर और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई, फिर एक एंगल ऐसा आ जाएगा जहां पे टीआईआर हो जाएगा। इज इट ओके?
स्टोरी समझ में आ रही यस है? मैम। अब जब TIR होगा तो बेटा इस बारी ये कहाँ जा रहा है, रेयरर से डेंसर जा रहा है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा। थोड़ा सा एक मिनट सही कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगा इस तरीके से, और होते होते मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ना, मतलब मेरे पास स्किल वगैरह नहीं है इसलिए ड्राइंग थोड़ी सी खराब हो रही है, मतलब ऐसे समझो ये, तो लगभग ऐसा सा होगा कुछ कि यहाँ इसकी आंखों तक रोशनी पहुंच जाएगी, ठीक। ये अब ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा कि देखो ये हमारी आंखों का होता है ना परसेप्शन की, वो सीधा ऑब्जर्व, मतलब हमको ऐसा लगता है कि लाइट रे सीधा ही ट्रेवल करेंगी, हमें रेयर और डेंसर नहीं मतलब डिफरेंशिएट कर पाते। तो ये ऐसे ऐसे पीछे एक्सटेंड करेगा ना, तो उसको कहीं ऐसा लगेगा कि लाइट रे यहां से आ रही है, समझ रहे हो, इस तरीके से। तो ये इमेजिन करेगा कि ट्री का एक इमेज यहाँ बन रहा है उल्टा इस तरीके से। अब एक बात बताओ, भाई वो प्यासा ही तो है, पागल थोड़ी है जो उसको समझ में आएगा कि ग्राउंड पे पेड़ उग रहा है, नहीं उग सकता ना। तो वो ऐसा इमेजिन करेगा कि यहाँ पर पानी होगा, ठीक है, पानी ग्रीन बना दिया है मैंने। हाँ, तो वो ऐसा इमेजिन करेगा कि यहाँ पर पानी होगा कहीं जिसमें इस ट्री की शेडो बन रही है, ठीक है। मैम बट ट्री नहीं दिख रहा है, हाँ जी, शेडो दिख रही है। ट्री की वजह से वाटर कैसे दिख जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा वो इमेजिन, अब इमेजिन देखो, कर रहा है कि वो ट्री की वाटर इमेज देख रहा है। हाँ, उसको ऐसा लग रहा है क्योंकि उसमें दिमाग है कि पेड़ इस तरीके से नहीं होगा ग्राउंड पे, ठीक है ना। तो उसको लग रहा होगा कि ये कहीं उस पेड़ की इमेज बन रही होगी, मतलब यहाँ पे पानी है, ठीक है। और ये मैम चीज पेड़ ना, अगर मिल जाए तो ऐसे ही पानी का शक होता है रेगिस्तान में। क्या, मैम रेगिस्तान में कहीं पे पेड़ दिख जाए तो ऐसे भी लगता है कि वहाँ पानी होना चाहिए। हाँ, ऐसा लगता है, बस ऐसा आपको पता चल गया ना, दिस इज मृग तृष्णा, अगर मैंने स्पेलिंग सही लिखी है तो यही है, ठीक है। और देखो, ये ना आप चीज डेली लाइफ में भी यूज करते हो, तो ऐसा नहीं रेगिस्तान में जाके देखने की जरूरत है। कभी बहुत तेज गर्म गर्म हो रहा हो, है ना, तो आपको ये चीज सड़क पे दूर दिखेगी, आप ऐसा, आपको ऐसा लगेगा कि उधर पानी है, ठीक है। या तो कल जैसे ऐसे लगेगा कि सड़क गीली है या कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हो आप, ये मतलब देखना, कभी बहुत गर्मी हो ना, और वैसे कार वगैरह में ट्रेवल कर रहे हो कुछ भी, तो आप देखना थोड़ा दूर पे, यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग, ठीक है। तो ये हॉट डेज में आप ऑब्जर्व कर सकते हो। एक और इससे मिलता जुलता इफेक्ट है विच इज कॉल्ड लूमिंग इफेक्ट। कभी आप किसी भट्टी वगैरह के पास, जैसे हलवाई वगैरह होते हैं ना, कचौड़ी जलेबी ऐसा बन रहा होता है, तो वहां पे देखो जो धुआं उठ रहा होता है ना, वहां पे आप ये चीज फील कर सकते हो। मतलब लूमिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट वहां पे आप देखना, वहां पे उस मतलब जो वो धुआं उठ रहा है उस एयर को देखना और एक नॉर्मल एयर को देखना, यू कैन फील द डिफरेंस। और शायद कुछ लोगों ने ऑब्जर्व भी किया हो, करा है कि नहीं। मैम बट हम मिराज में तो जनरली डायरेक्ट पानी देखते हैं और यहाँ हम ट्री की उल्टी इमेज देख रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें। हाँ, तो वो ऐसा लग रहा है ना, इधर से लाइट रे आती हुई, वो पानी देखते हैं, वो पानी, वही तो मैं कह रही हूँ, इसको भी पानी कहाँ दिख रहा है, इसको तो ऐसा लग रहा है, इसे तो इमेजिन किया है ना कि भाई ट्री दिख रहा है ऐसा उल्टा, तो यहाँ पे पानी होगा, बट इमेजिनेशन। मिराज में तो हम डायरेक्ट पानी दिखता है, लोगों को मतलब लगता है कि रियलिटी में पानी और ट्री जब व्री वहां पे नहीं कुछ दिखता। नहीं है, वही तो मैंने कहा आपसे, आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करो, जब बहुत हॉट डेज में, जब ये गर्मी आए, तो आप देखना आपको सड़क गीली दिखेगी, होगी नहीं वो, पास जाके देखना, जब घर पहुंचोगे तो उसके आगे वाला पैच आपको गीला दिखेगा। तो वही सब चीजें हैं, यहाँ मैंने सिर्फ ट्री दिखा दिया आपको ताकि आप इमेजिन कर पाओ, खाली वरना पानी थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है, कहाँ से लाइट रे निकल रही है, क्या आ रहा है। तो ट्री मैंने दिखा दिया, ट्री की जगह मैं आपको खड़ा कर दूं मतलब ऑब्जेक्ट को, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट एन एग्जाम्पल था, थोड़ा समझाने में इजी पड़ जाता, आपको समझने में इजी पड़ जाता। इज इट ओके? यस मैम। चले आगे। यस मैम। बड़ी प्यारी एप्लीकेशन है TIR की, ऑप्टिकल फाइबर। मैम वो क्या ब्रिलियंस ऑफ डायमंड भी होती है? क्या? ब्रिलियंस ऑफ डायमंड भी होती है इसकी? हाँ, उसका एंगल, क्रिटिकल एंगल बहुत ज्यादा होता है ना, तो नॉर्मली इंसिडेंट लाइट रे जो होती हैं वो उसके क्रिटिकल एंगल से, मतलब क्या कहते हैं कि TIR शो करते हैं जब भी वो सबसे ज्यादा दिखता है। मुझे उसका याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट डेटा, आई थिंक 62 डिग्री या 64 डिग्री कुछ होता है, मतलब मुझे याद नहीं है, ठीक है, मतलब मैं ऐसे बस बता रही हूँ।
शायद इतना होता है, आप लोग चेक करना नेट पे। इसीलिए वो नंबर मतलब उसमें जो एक बार लाइट रे चली गई ना, वो कई बार मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा चमकता है। मैम अंदर वहां पे लाइट इजीली चली जाती है, बट बाहर आने के पॉइंट्स बहुत कम होते हैं, तो इसलिए मतलब वो चमकता सा नहीं, लगता है। कम नहीं होती, कम नहीं होते पॉइंट्स, पॉइंट्स तो होते हैं, टीआईआर होता रहता है वहां पे। उसका क्रिटिकल एंगल या मतलब जो है वो हमेशा ऐसे रहता है नॉर्मली जनरली कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा ही होता है, तो वही टीआईआर की कंडीशन होती है ना उस केस में, समझ रहे हो। वरना ग्लास मतलब कहीं से रिफ्रैक्शन हो जाए, कहीं से भी रिफ्लेक्शन तो कहीं से भी हो सकता है, मीडियम में तो चेंज होने पर रिफ्रैक्शन होता है। इवन थोड़ा सा बहुत जरा लाइन सीधी सी बन जाए ऐसे जैसे ये है। देखो, तो ऑप्टिकल फाइबर इस तरीके का होता है, ये जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं क्लैडिंग, ठीक है, और जो ये इनर लेयर है ब्लू वाली इसको बोलते हैं कोर। ओके बेटा, इस तरीके से इसको फैब्रिकेट किया जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, ठीक है। यानी कि ये हो गया डेंसर और ये हो गया रेयर, समझ रहे हो। टीआईआर की एक कंडीशन तो यही होती है, लाइट डेंसर टू रेयर जाए हर कंडीशन में। ओके, अब देखो यहां से लाइट रे इंसिडेंट करी गई बेटा, इस तरीके से ये लाइट रेज इंसिडेंट की जाती हैं कि उनका एंगल, क्रिटिकल एंगल जो है ना स्कोर का, उससे कम उससे ज्यादा रहे ताकि टीआईआर हो। कि जब यहाँ जाएगी तो जो भी ये एंगल होगा ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही होगा, ठीक है। लाइट एक्सपीरियंस करेगी टीआईआर, समझ रहे हो, हर जगह। ये फैब्रिकेशन ही ऐसा इसका किया जाता है। और बेटा ये इतना ज्यादा क्या करती है, टीआईआर एक्सपीरियंस करके इन द एंड बाहर जाती है, ये ऐसे निकल गई, ठीक है। आर यू वेटिंग माय पॉइंट। यस तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या है बाहर का? फास्टेस्ट प्रोसेस है अगर सिग्नल ट्रांसफर कराने का, तो वो ऑप्टिकल फाइबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिकल सिग्नल्स ट्रेवल मतलब ऑप्टिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं बेटा। ऑप्टिकल सिग्नल्स स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, समझ रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट, द अल्टीमेट स्पीड, इससे ज्यादा स्पीड हो ही नहीं सकती। मैम, बट इसमें कहीं ना कहीं रेस बन रही है, इसमें कुछ ना कुछ तो टाइम तो है, क्योंकि मतलब पाथ बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक वाला से ज्यादा तेज चलना चाहिए, क्योंकि वो भी नियरली स्पीड ऑफ लाइट पर चलता है और उसमें वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा। स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करे ना 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 बेटा, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ये है। समझो यहाँ पे लाइट उसको सिग्नल्स को ही आपने कन्वर्ट कर दिया है ऑप्टिकल सिग्नल में। एक डिवाइस लगाई जाती है, ठीक है, जिसका नाम है ट्रांसड्यूसर। इस डिवाइस का काम होता है कि ये सिग्नल का जो नेचर है ना उसको चेंज कर देता है। एक ट्रांसड्यूसर ऑप्टिकल फाइबर के पहले लगाई जाती है, एक इसके बाद लगाई जाती है। सपोज आपने यहाँ से कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल फीड कराया इसमें, ठीक है, यस एक मैम। मिनट यहाँ पे, ठीक है, और ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उसका नेचर चेंज करके उसे ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आपने लगा दिया ऑप्टिकल फाइबर, ओके। अब ऑप्टिकल फाइबर के बाद यहाँ से ऑप्टिकल सिग्नल ही निकलेगा, ठीक है। यस मैम। फिर आपने एक ट्रांसड्यूसर लगा दिया। अभी ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इस ऑप्टिकल सिग्नल को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स हाउ इट वर्क। क्योंकि यही आपने देखो, आपका आउट इनपुट ये था ना, तो आपको आउटपुट भी ऐसे ही कुछ चाहिए रहेगा, तो यहाँ पे ऐसे होता है। अच्छा, कभी आपने देखा आपके घर में वाईफाई का कनेक्शन लगा होगा, तो जब वाईफाई का कनेक्शन स्टार्टिंग में लगता है तो वो ज्यादा पैसे मांगता है। क्यों? क्योंकि वो ऑप्टिकल फाइबर इंसर्ट करता है आपके, मतलब यूज करता है, जो तार होता है, तार महंगा होता है। जनरली मतलब वो कॉपर वायर भी यूज करते कई बार। हाँ करते हैं, लेकिन आजकल ऑप्टिकल फाइबर आपको अब ऐसा नेट तो नहीं चाहिए रहेगा ना कि 1 MBPS पे चले। आजकल तो में ज्यादा MBPS चाहिए ना, तकरीबन 60-70 ऐसा हमारी इच्छा रहती है। 1 MBPS बहुत होता है। नहीं होता बहुत है, लेकिन चाहिए चाहिए रहता है ना। जैसे खुश होते हैं हम ज्यादा पे मिल जाए, कि बस ऐसे डाउनलोड करो मूवी डाउनलोड। तो वो कैसे हो पा रहा है, फास्टेस्ट नेट सर्विसेज प्रोवाइड कराने का आपको वादा होता है, तो वो कैसे प्रोवाइड हो रहा है, इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से। ये बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब इजीली ब्रेक हो सकते हैं, इसलिए इनकी कोटिंग है, ये क्लैडिंग जो एक से कोटिंग की गई है इसकी, ठीक है, ये सब होता है, बहुत ही महंगे होते हैं। इसीलिए अगर ध्यान दो आप, तो जो इनिशियल आपका रिचार्ज होता होगा नेट का, जो भी आप सेटअप वेटअप लगवाते होगे जब, तो वो ज्यादा होता होगा इन कंपेरिजन टू सक्सेसिव मंथ्स, ठीक है। क्योंकि आगे तो फिर बस आप नेट सर्विस के पैसे देते हो, स्टार्टिंग में तो आपको वायर के भी देने होते हैं ना, विच इज वेरी कॉस्टली। और यूजुअली जो हम यूज करते हैं उतनी हाई क्वालिटी का होता नहीं है। अगर बिल्कुल मतलब आप ऑप्टिकल इंजीनियरिंग वगैरह करो तब देखो तो वहां पे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के यूज होते हैं। बहरहाल अगर आपको ऑप्टिकल फाइबर लिखने आए
तो ये डायग्राम बनाना मस्त, ठीक है। इसमें लिखना कि डेंसर टू रेयर, क्योंकि म्यू ऑफ कोर इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ क्लैडिंग, ठीक है। और बताना कि फैब्रिकेशन ऐसे किया जाता है कि जो भी इलेक्ट्रो इंसिडेंट हो वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर हो, ठीक है, ताकि टीआई की दोनों कंडीशन सक्सेसफुल हो। और अगर आप ये ब्लॉक डायग्राम बना दोगे तो मतलब मुझे नहीं लगता टीचर को मतलब 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर है, ओके। अब फटाफट से इसको खत्म करते हैं, टीआईआर यहीं पे खत्म। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रिज्म। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और बड़ा अच्छे से हम इसे लेके जाएंगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा रुक जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा कि टॉपिक यहीं खत्म हो जाए, क्योंकि मैं अभी थोड़ा मतलब मुझे ऐसे मेरे ध्यान में आया, आप लोग कब से नहीं आओगे, मतलब कब आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, पेपर वेपर है ना आपके, मैम 16 से इंग्लिश का पहला। तो आप मतलब 15 मैम लास्ट आओगे। मैम मतलब क्लासेस चलते रहनी चाहिए पेपर के बीच में भी, मतलब वरना फिर मैम बंद बंद होंगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि बंद होंगे, क्योंकि बच्चों ने ऐसा डिमांड करा है कि हमारे बोर्ड्स आ रहे हैं और ये आ रहा है वो आ रहा है और बंद कर दो, मतलब मैम अभी तो कोई बोर्ड बोर्ड फाड़े नहीं तो है पढ़ना बस। तो पड़ेगा ना। क्या बेटा। मैम बोर्ड फाड़े पढ़ना तो पड़ेगा ना, फोकस थोड़ी कर हाँ सकते बोर्ड देने। वही तो, मैं तो खुद चाह रही थी, लेकिन मुझे फिर मतलब ऐसा है कि शायद 15 से बैचेस बंद होंगे, तो उस केस में आप मेरे पास सिर्फ एक क्लास और लेने आने वाले हो इसके बाद, और मुझे 2 क्लासेस चाहिए थी, ठीक है। तो हाँ, फिर मुझे वो एक्स्ट्रा क्लास ही कंडक्ट करानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल मेरा टारगेट ये है कि जो नेक्स्ट क्लास है उसमें तो हम वही करेंगे, ठीक है, जो हमें करना है इसके बाद। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा अभी रुक जाना, क्योंकि अब के बाद से मंडे से मेरा 11th भी पूरा जोर शोर में स्टार्ट होने वाला है, तब मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा पाऊंगी, जैसे अभी मैं यहाँ पे 15 मिनट रुक सकती हूँ और अब नहीं रुक पाऊंगी। अच्छा, और तब के लिए एक बात और, शायद आपको पता नहीं नोटिस गया है नहीं गया है, पर अब के बाद जब हमारी क्लास होगी यानी कि वेंसडे को, तो वो बेटा 8:15 पर होगी और 9:15 पर खत्म होगी, 15 मिनट पहले, ठीक है। ऐसा क्यों? वो बैचेस मैंने बोला ना नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं 11th वाले, तो मेरा 9:30 से बैच है। मैम अभी अवंती में कोई ड्रॉपर्स बैच भी चल। बेटा मुझे नॉलेज नहीं है, मैं पूछ के बता सकती हूँ आपको, ठीक है। चलो ये वाली सारी चीजें आप बाद में पूछना, पहले अपने टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं। हाँ, तो प्रिज्म क्या होता है, फटाफट से देखो, एक सॉलिड मीडियम, होमोजीनियस, रिफ्लेक्टिंग, ट्रांसपेरेंट, एक ऐसा मीडियम होता है, ठीक है। आप लोगों ने प्रिज्म देखा हुआ होगा, कई प्रैक्टिकल भी आप पढ़ चुके होंगे प्रिज्म पे। तो यस मैम। एक मैं फोटो बना देती हूँ फटाफट से, उसको आगे चलते हैं। देखो ऐसा कुछ प्रिज्म होता है, ठीक है, जो 2 ट्राइंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस से बना हुआ है, ओके। हम जो भी आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें बस हम फ्रंट फेस बनाया करेंगे इस तरीके से। ये एंगल ऑफ प्रिज्म, कुछ बच्चे ना बड़े अपने आप ऐसा मान लेते हैं कि यही एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। एंगल ऑफ प्रिज्म डिपेंड करता है कि लाइट रे कैसे आई है और इमर्जेंट रे कैसी है। सपोज एक रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है, फिर ऐसे ट्रेवल करी वो, और लेट्स से ऐसे कुछ गई, ठीक है, तो इस केस में ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, समझ रहे हो, रिलेवेंस जिसके आसपास होगा, ठीक है। वैसे आप इक्वल होते हैं, इक्वल होते नहीं, हैं अगर तो अगर इक्विलेटरल इक्वल होता है नहीं तो। है, नहीं नहीं, अगर इक्वल नहीं है क्यों, ऐसा जरूरी थोड़ी है। अभी आपने खुद केस पढ़ा है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस देखे थे कि एक में 60 डिग्री है, बचा हुआ बाकी ऐड कर लो, मतलब 60 डिग्री तो चलो बराबर होगा, ऐसे भी तो हो सकता है 30 डिग्री 30 डिग्री एंड दिस इज 120 डिग्री, हो सकता है प्रिज्म ऐसा, कंडीशन थोड़ी है। यूजुअली जो आप केस पढ़ोगे वो सारे ऐसे ही होंगे जिसमें टॉप वाला ही एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, बट आई एम टेलिंग यू आपकी नॉलेज के लिए कि ऐसा नहीं होता है, डिपेंड करता है इंसिडेंट और इमर्जेंट पर, ठीक है। मुझे चलो, अगर गिवन ना हो तो हम एंगल 60 लेंगे, लेकिन हाँ, अरे आपके केस में मतलब यूजुअली जो आएगा वैसे आएगा, लेकिन ऐसे कोई बोले तो आप बता सकते हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, अलग भी हो सकता है, कोई रे अलग दिशा में घुमा दो तो उसके लिए अलग एंगल ऑफ प्रिज्म आएगा। अब फटाफट से एक बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं, और इस डायग्राम में जो हो रहा है ना, जब की जब समझना, नहीं आ रहा है तभी पूछ लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा गंदा हो जाएगा उसके बाद पूछोगे तो फिर मुझे बताने में थोड़ा सा मतलब ऐसा होगा कि दोबारा बनाओ ड्राइंग, टाइम वेस्ट होगा। ये एक प्रिज्म बनाया हमने, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है।
देखो यहां से मैंने क्या करा, एक लाइट रे इंसिडेंट कराई, दिस वन। बेटा अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे सीधी निकल जाती है ना, अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और लेट्स से ऐसे लाइट रे यहाँ पहुंच गई, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको R1 कंसिडर कर लो फॉर टाइम बी, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपने नॉर्मल बनाया और इन नॉर्मल को जरा इंटरसेक्ट करा देते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री के लिए। दिस इज लेट्स से पॉइंट O, ओके। अब बेटा ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। अगर मैं इस फेस की बात करूं, यहाँ पे नाम दे देते हैं PQR, तो PR जो इंटरफेस है इस पर ये लाइट रे इंसिडेंट करेगी, ठीक है। बट फिर भी आप इसका एंगल R2 मान लो अभी के लिए, ओके। और ये कुछ लाइट रे इस तरीके से बाहर गई, इमरजेंस। बेटा इतने में किसी को कोई दिक्कत? इसको मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे ऐसे चली जाती, पर इस प्रिज्म की वजह से लाइट रे इतना बेंट हो गई, ठीक है, इतना बेंट हो गई। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे आपने दो एंगल पढ़े, एक पढ़ा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एक पढ़ा आपने एंगल ऑफ प्रिज्म, और आई थिंक इमरजेंस तो आप लोगों को पता है ही। कोई दिक्कत इस पॉइंट पे? मैं यहाँ पे इन दो पॉइंट्स को नाम दे देती हूँ M और N, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। कोई दिक्कत बेटा? नो सर, नो मैम। ओके, ठीक है। अब एक बात बताओ, इफ दिस इज I तो ये भी I होगा ना भाई, दो पैरेलल, दो सेम रेस के बीच के एंगल है। यस मैम। अगर ये I है तो इतना एंगल I माइनस R1, कूल। ये एंगल ma'am. E माइनस R2, और इस पॉइंट को आप बोल दो K, ठीक है। तो आप एक बार ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल KMN, ये वाला KMN, दिस वन। इस ट्राइंगल में अगर आप देखो तो बेटा ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना डेल्टा, तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये लगा सकते हो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, राइट? सही बात है, बोलते रहो बेटा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताना, मैं यहीं पे दोबारा बता दूंगी। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? यस मैम। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब एक बार बताओ, ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है, एक बार क्वाड्रिलेटरल छोड़ो, चलो ये वाला ट्राइंगल देखो, OMN, दिस O, ये वाला। इस वाले ट्राइंगल में अगर आप देखो, देखो यहाँ पे तीन, एक दो ट्राइंगल, एक क्वाड्रिलेटरल देखना है। अब एक दूसरा ट्राइंगल हम देख रहे हैं, यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए। यहां से आप एंगल O को इस तरह से लिख सकते हो, इक्वेशन सेकंड मार्क कर दिया मैंने इसको। इज इट ओके? यस मैम। अब फटाफट से बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल और देख लो, PMO एंड दिस N, दिख रहा है ये वाला? यस मैम। ठीक है। देखो एंगल P इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। अब एक बात देखो, अगर मैं एंगल M लूं, ये पूरा एंगल, तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि सरफेस और नॉर्मल के बीच का एंगल है, यस मैम। ठीक है। सिमिलरली एंगल N भी, तो मैं यहाँ पे 90 ma'am, प्लस 90 90. लिख दूं, और ये एंगल O इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कोई कुछ बोल रहा है क्या? नो मैम। ठीक है, तो बेटा यहां से A प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डिग्री। बेटा एंगल O का ये इक्वेशन आप पुट कर दो यहां पर, ठीक है। तो A प्लस 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बेसिकली आपको यहां से मिल जाएगा
कि एंगल ए इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है, राइट। अब Yes, ma'am. इस इक्वेशन को आप, एक मिनट नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लेती हूँ, पुट A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, यही थी ना, देखो, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा I प्लस E माइनस A। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। एक तो रिलेशन ये फर्स्ट, और दूसरा R1 प्लस R2, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। ध्यान रखोगे इन दोनों को। Yes, ma'am. फटाफट से क्वेश्चन कहाँ गया, एक सेकंड जरा रुकना। बेटा कल क्यों थी क्लास, आज तो थी, वेडनेसडे सैटरडे होती है। अच्छा क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, चलो मैं क्वेश्चन फटाफट से लिख रही हूँ, इसको फटाफट से सॉल्व करो, ठीक है। बेटा डेरिवेशन समझ में आया ना सबको। ये लिखा था ना अपन लास्ट में कि ए डेविएशन इक्वल टू में I प्लस E माइनस एंगल ए। हाँ, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, एंड लेट्स से दिस इज आल्सो 60 डिग्री, ठीक है। एक लाइट रे इंसिडेंट हुई यहाँ पर, एंड दिस एंगल इज आल्सो 60 डिग्री, ओके। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे एक तो एंगल ऑफ इमर्जेंस बताओ और एक मुझे एंगल ऑफ डेविएशन बताओ इस केस में। इसमें आपको दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है आपका √3, ठीक है, और बाहर एयर है, यहां भी एयर है। ये क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर दो। सानिया यहाँ पे ये मेरा मतलब बैच है, ये रेगुलर बैच है, वो मैं आपकी जो क्लासेस लेती हूँ ना वो एक्स्ट्रा क्लास है। अभी ना बस 15 मिनट रुक जाना, ठीक है, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, रुक जाओगे। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू अंशु। देखो क्योंकि ना मुझे अभी टॉपिक थोड़ा करवाना है, तो मैं वाला क्वेश्चन समझा देना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर आपको ये वाला समझ में आ जाता है, ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन और दे दूंगी, वो आप होमवर्क में कर लेना खुद से। तुम स्नैक्स को यूज करने पहले। देखो यहाँ से सोचो कि ऐसे कहीं लाइट रे गई होगी, ठीक है ना, और यहाँ से ऐसे कुछ बाहर निकली होगी। दिस एंगल R1, दिस एंगल R2, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, और इसको आप आगे एक्सटेंड करो, इसको पीछे एक्सटेंड करो, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन। वेरी सिंपल। लेट्स से दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट, ठीक है। अब आप A पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दो, यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन 60 डिग्री बराबर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन R1, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, साइन 60 इज √3/2, और बेटा प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3, साइन R1 आपको चाहिए। तो यहाँ से आपको देखो √3 से √3 कैंसिल, दिस इज 1/2, और R1 का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। वेरी गुड, ठीक है। आपको एक रिलेशन मैंने अभी पिछला बताया था, एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। यहाँ पे देखो एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, R1 आपने 30 डिग्री निकाला है, यहाँ से आपको R2 मिल जाएगा विच इज 30 डिग्री, ठीक है। अब जैसे ही आपको R2 मिल गया, फटाफट से कहाँ पहुंच जाओ, B पॉइंट पे पहुंच जाओ।
फिर से स्नेल्स लॉ लगा दो, म्यू ऑफ प्रिज्म इनटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ एयर इनटू साइन ई। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का साइन इज इक्वल्स टू दूसरा सेम चीज भाई। बेटा म्यू ऑफ प्रिज्म इज √3, साइन 30 इज 1/2, म्यू ऑफ एयर इज 1 एंड दिस इज साइन ई। बेटा साइन ई बराबर आ रहा है √3/2 के, यानी कि ई का वैल्यू आ गया 45 डिग्री 60 डिग्री, √3/2, √3 है ना बेटा। यस मैम, ओके मैम। अब आपके पास देखो एक आंसर आ गया, ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो डेल्टा का आपने फॉर्मूला निकाला था आई प्लस ई माइनस ए, आई का वैल्यू 60, ई का वैल्यू 60, ए का वैल्यू 60, यानी कि डेल्टा भी कितना आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, दोनों आंसर्स आ गए, इजी था, सिर्फ आपने एंगल ऑफ प्रिज्म निकाला और सॉरी स्नेल्स लॉ लगाया, और ये जो दो फॉर्मूले आपने खुद ड्राइव करे वो आपने यूज करे। ठीक है, अब देखो मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही थी, लेकिन इसके बाद अभी रुकना, ठीक है। चलो ये वाला ना मैं आपकी एक मिनट, इसे मैं होमवर्क की स्लाइड आपकी बाद में पूरी करके दे दूंगी। ठीक है, अब हम चलो एक नेक्स्ट बस एक टॉपिक देखते हैं, मतलब थोड़ा सा एंगल ऑफ डेविएशन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। बेटा अभी आपने देखा, आपने इसके बारे में सिर्फ अभी एक ही इक्वेशन पढ़ी है, ये वाली। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड किन किन चीजों पे करता है। देखो ये एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा तो डेल्टा क्या होगा बेटा? कम। यस, कम हो ऐसा जाएगा। देखने में लगता है इस इक्वेशन से। ठीक है, बट जब ऐसा होगा एक्सपेरिमेंटल देखा गए तो वो भी इंक्रीज कर रहा था। अब उसका रीजन ये है कि आपने जब इसको देखा कि एंगल ऑफ प्रिज्म और डेल्टा के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसके लिए आपने क्या करा, इसको कांस्टेंट पुट कर दिया। पर बेटा जब एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ता है तो ये वैल्यूज भी बढ़ती है। ठीक है, ओके। तो डेल्टा जो है वो इस पे इस तरीके से डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अगर बढ़ता है तो डेल्टा बढ़ता है। ठीक है, तीसरी चीज है लैम्डा ऑफ रिफ्रैक्टिव लाइट। इंडेक्स ये प्रिज्म का। हाँ जी, अगर मैं लाइट की बात करूं, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, तो ध्यान रखना विबग्योर की अगर बात की जाए, याद है विबग्योर, ठीक है, विजिबल रीजन। तो बेटा जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है। ठीक है, इसीलिए एंगल ऑफ डेविएशन रेड का कम होता है इन कंपैरिजन टू वॉयलेट के। और इसीलिए जितने भी आप वार्निंग साइंस देखते हो, ठीक है, चाहे वो ट्रैफिक लाइट वो रेड कलर की हो या फिर कोई भी जो भी वार्निंग साइन होगा, वो यूजुअली रेड में होता है। क्यों? क्योंकि रेड जो है वो कम डेविएट होता है, तो वो मतलब हमारे आंखों तक इजीली पहुंच जाती हैं, वो चीजें दिखती हैं हमको। ठीक है, ज्यादा मतलब इफेक्ट के साथ एम्फेसाइज होके। ये तीन चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसका डिपेंडेंस रहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। ठीक है, इसके लिए क्या, देखो ये सब चीजें हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो हमारे पास एक प्रैक्टिकल ग्राफ है, दिस इज डेल्टा है और यहाँ पे है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो देखो जब हमने ग्राफ प्लॉट किया ना तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आया। अगर एक बार में बन जाए, ये बनेगा इस तरीके का। देखो अभी भी ना ये यहाँ पे मतलब ऐसा थोड़ा सा बैठा हुआ लग रहा है, बस ऐसे समझो कि जो मिनिमम पॉइंट है ना वो एक ही है। अगर मैं यहाँ से ऐसे ये ऐसे करूँ ना तो ये एक पॉइंट ही है, समझ रहे हो ना, कुछ ऐसा इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे फ्लैट नहीं होगा। ठीक है, ड्राइंग अगर बन भी रही है तो भी दिमाग में रखना फ्लैट नहीं है, एक पॉइंट है नीचे। ठीक है, विच इज डेल्टा मिनिमम। ओके, बोलो फील है इस बात का? यस मैम। यस अब मैम। आप देखो ये जो कर्व है ये सिमेट्रिकल नहीं है ना, ये राइट की तरफ टिल्टेड है ना? हाँ या ना बोल दो। यस मैम। ठीक है, अब देखो ये मैं एक ऐसा नॉर्मल कोई भी एंगल काट रही हूँ, यहाँ पे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन ये रहा।
and let's say this is I1 and this is I2. ठीक है, अब आप देख सकते हो बेटा कि एक ही एंगल ऑफ डेविएशन की कॉरस्पॉन्डिंग दो इंसिडेंट एंगल की वैल्यूज हैं, दिख रहा है? एक ही डेल्टा के कॉरस्पॉन्डिंग वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करूं तो आप ऐसे समझो, जैसे कि ये एक प्रिज्म है, ठीक है, सेम प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म सेम, यहां से एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, दिस इज I1, ओके, ये इस तरीके से ट्रेवल करके कुछ ऐसे गई, दिस इज I2, ठीक है, एक ऑब्जर्वर यहां पर है, ओके, और एक ऑब्जर्वर यहां है, ठीक। अब अगर मैं इस ऑब्जर्वर की बात करूं, कोई नाम दे देते हैं जल्दी से, बताओ क्या नाम दे? तितली, ठीक है। अब इस जो ऑब्जर्वर यहां पर है, ये इसको क्या दिखेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1, ठीक, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इज डेल्टा, और इसके लिए इमरजेंस हो जाएगा I2, बोलो यही दिखेगा इसको, यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. लेट्स से हियर वी हैव डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर इज केतली, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 होगा, ठीक है यस बेटा, मैम। एंगल ऑफ डेविएशन तो डेल्टा ही होगा बेबी। आपको याद है मैंने रे ऑप्टिक्स में आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाया था जब स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्ट किया था, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, 3 प्रिंसिपल पढ़ाए थे ना। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है लाइट, अगर उसे 2 पॉइंट्स के बीच ट्रेवल करना हो। तो जहां तितली है, एक पॉइंट वो मान लो, एक पॉइंट केतली मान लो, तो तितली टू केतली जिस पे गई उसी से वापस आ जाएगी, समझ रहे हो? बताया था ना मैंने, अगर शुरुआत में ध्यान से पढ़ा हो। अब बेटा इसके लिए इमरजेंस I1 होगा, बोलो या सबको ये चीज समझ में आई ना कि लाइट रे ऐसे हो जाएगी, और ये सारी चीज हमने केतली के रिस्पेक्ट में लिखी है, ओके। यही चीज Yes, ये ग्राफ के 2 एंगल बता रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ सबसे इंटरेस्टिंग बात इस डेल्टा मिनिमम के बारे में क्या है, क्योंकि डेल्टा मिनिमम में मुझे ये पता चल रहा है कि सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये जो प्रिज्म है, अगर मैं यही प्रिज्म दोबारा से बना दूं तो इस प्रिज्म की सेम, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म सेम रखो, ठीक है, और ऐसे सोचो कि इस बार जो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया लेट्स से 60 डिग्री, ठीक है, उस पे मुझे क्या मिलने वाला है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको मान लेते हैं 20 डिग्री, मान लिया, ठीक है। सिर्फ सब चीजें मानी है, कुछ ऐसा मतलब ऐसे बस नंबर से ज्यादा इजीली समझ में आ जाता है ना, इसलिए। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको 45 डिग्री ले लूं तो ये बातें गलत हो जाएंगी, क्योंकि यहां से तितली बोलेगी कि 60 डिग्री पे उसको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिला है, और यहां से केतली बोलेगी कि नहीं जी 45 डिग्री पे मिला है। जब प्रिज्म सेम है तो डेविएटेड लाइट रे भी सेम होनी चाहिए ना, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन उसका मिनिमम, यस मैम, मतलब I1 समझ रहे I2 हो? से होना चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि I इज इक्वल्स टू E, ये होना चाहिए। यानी कि जब हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की बात करेंगे, सॉरी मिनिमम डेविएशन की, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ इमरजेंस के, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ इमरजेंस के, तो ये एंगल R1 भी R2 बराबर होंगे, ठीक है। यस मैम। R1 बराबर होता है R2 के, और एक और चीज होती है, वो ये होती है कि जो रिफ्रैक्टेड रे होती है ना, वो पैरेलल जाती है बेस ऑफ द प्रिज्म के, ठीक है। ये चीज आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी कि ये जो लाइट रे है ना, ये पैरेलल होती है इस प्रिज्म के, बेस ऑफ द प्रिज्म के, दिस थिंग। मैम, अगर ये प्रिज्म के पैरेलल जा रही है तो मतलब आई भी प्रिज्म के पैरेलल ही थी। आई मतलब बेसिकली अगर वो प्रिज्म के पैरेलल बाहर निकलेगी तो एंगल आई इक्वल टू नहीं, एंगल बाहर नहीं बेटा, बाहर नहीं, रिफ्रैक्टेड, सिर्फ ये, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज ओके। रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इमर्जेंट रे। तो आपको ये कंडीशन समझ में आई मिनिमम डेविएशन की, ठीक है। बस अब 1 सेकंड रुक के इसका मिनिमम डेविएशन देख लो, 1 सेकंड रुकना बस।
तो मैं ये वाली स्लाइड यूज कर देती हूँ। हाँ बस 1 मिनट ये देख लो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का एक्सप्रेशन एंड देन यू कैन लीव द क्लास। I is equals to E, R1 is equals to R2. We have two equations, right? यही Yes, तो ma'am. इक्वेशन हमने ड्राइव करी थी बेटा। इनमें एक वैल्यूज पुट कर दो तो आपको मिलेगा दिस इज इक्वल्स टू 2i माइनस 2r, ठीक है ना। a इज इक्वल्स टू 2r, सही बात है। अब आप यहाँ से i का वैल्यू निकालो तो इट वुड बी दिस थिंग। बताओ ये चीज होगी कि नहीं होगी? Yes, यहाँ ma'am. से आप r का वैल्यू निकालो Yes, a ma'am. बाई 2। अब बेटा म्यू ऑफ प्रिज्म, बड़ा ही खूबसूरत सा रिजल्ट है ये, बड़ा क्वेश्चन आता है इस पे। दिस इज साइन आई बाय साइन आर, यस और नो? Yes, ma'am. म्यू ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू साइन ऑफ आई का वैल्यू पुट कर दो। R की वैल्यू कर दो यहाँ पे a/2। ठीक है, ये रिलेशन प्रूफ करने भी आ जाता है डायरेक्ट, बोर्ड्स की बात करें तो। तो मुझे जो r आ रहा है इसकी जगह कर देना a पुट, मतलब a/2। कर तो दिया a/2। बाद में जो i की जगह में आ रहा है ना हमारे अच्छा यहाँ एंगल पे, भी। यहाँ पे आप 2r की जगह a पुट कर सकते हो, यस मैम। ठीक है ना, यहाँ पे रख देते हैं। ओके, ये एक्सप्रेशन सही है। अब बेटा इसके क्वेश्चंस ना अलग से प्रोवाइड करा दूंगी। बेसिकली यहाँ पे हमारा प्रिज्म भी खत्म हो गया, ठीक है। अब हमें करने के लिए जो नेक्स्ट क्लास है ना, उस क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है, और एक पढ़ेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और मुझे आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी, और वो लगानी पड़ेगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, यस मैम। ठीक है ना। ओके मैम। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप रुक सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव। कुछ पूछना है? नो मैम, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम, यू कैन लीव द क्लास। वेलकम अंशु, बाय 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 दिशा।